अब डायरेक्ट मैं राउंडिंग ऑफ पे चलता हूं। राउंडिंग ऑफ के रूल्स एक एक करके आप ही पढ़ेंगे और आप ही समझाएंगे। आप आज से पहले हमेशा हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में ये तो किया ही करते थे, सर 5.78 आ रहा है, 7 ले लूं, सर 7.8 ले लूं, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ करके राउंडिंग ऑफ करने का ट्राई करते ही थे। अब रूल्स सीख लो, रूल्स से ही कर लेना। सर यस सर हम लास्ट लेक्चर में नहीं थे, मैं और रुद्र, तो हमें नहीं पता कोई था। बात नहीं है। रुद्र तनिषा ज्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है तो वो चल जाएगा। वो वाला पार्ट मैं तुम्हें बताऊंगा आपको क्या करना है। क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट करना है। एक 30 मिनट का वीडियो है जो मैंने क्लास में करवाया था इसी में, वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके। ओके, कोई भी क्लास में आपने अटेंड नहीं किया वो किसी भी? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। चल फिर तनिषा तो से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 34, 2.5 सेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स, पॉइंट नंबर 3 उसका फर्स्ट। सर जस्ट अ मिनट। यस, नोट्स जब भी आप क्लास में आए सभी को अपने साथ ही रखने हैं। सभी के पास हार्ड कॉपी है? यस। गुड। एक हफ्ते का तो अच्छा ब्रेक मिल गया अब सबको। आई होप जिसका जो बैकलॉग चल रहा था वो सबने पूरा किया होगा, कुछ ना कुछ हद तक आगे बढ़े होंगे। यस सर। गुड। क्योशा कौन से स्कूल में? सर डमी स्कूल। कहाँ से लिया हुआ है डमी? विश्व निकेतन स्कूल। ओके, एग्जाम का तो टेंशन हो गई नहीं, डमी है तो। नहीं सर, एक एग्जाम तो हो गया ऑलरेडी। अच्छा हो गया है क्या? और कौन कौन डमी वाला है आप में से? वैसे मॉर्निंग में हो तो चांसेस है सबके होने के, बट स्टिल। मैं डमी में हूँ सर हम डमी में हैं। मैं अरे रुद्र, मैं तनिषा, भी सर। गुड गुड। धीर कौन से स्कूल में? सर डीपीएस। ओए होए, डीपीएस। सो फिर क्लासेस का क्या करता है मॉर्निंग में जो होती है? सर स्किप कर देता हूँ दूसरा थर्सडे। तो परेशान नहीं करती टीचर कॉल करके, क्यों नहीं मेरी क्लास अटेंड किया आज? नहीं सर, मैं उनको ऐसे कोई बहाना दे देता हमको भी तो नहीं देता होगा कभी हूँ। सेम नहीं बहाने। सर। ठीक है, चलो तनिषा जब तक ओपन कर रही है, धीर तेरे पास नोट्स खुले हुए, फर्स्ट पॉइंट रीड करना। राउंड मैंने ओपन कर दिया। ओके ओके तनिषा, फिर फर्स्ट पॉइंट तू कर दे बस। कोई तो कर दो यार प्लीज। If the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. तनिषा समझा पाएगी एग्जांपल से? Sir, means 3.444 is rounded off to two decimal places, which will become 3.44. इसमें क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने आपको बोला कि ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तो दिखने ही चाहिए। अब हमने क्या देखा कि जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? छोटा। छोटा। तो रूल ये कहता है, देखो कोई रूल मेरे घर के बनाए हुए नहीं है, सब बुक के है, बुक के ही बता रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि मैंने घर से मेरी मैन्युफैक्चरिंग थी सर आप ही सही हो आप ही गलत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बुक के ही रूल्स बता रहा हूँ। सो बुक के अकॉर्डिंगली अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है वो अनचेंज्ड ही रहता है। मतलब जब मुझे इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है
तो ये हो जाएगा 3.44। लास्ट डिजिट 5 से छोटा था तो वो तो हट गया, और उसके पहले वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? Yes, sir. सिद्धार्थ को क्लास का टाइम नहीं पता था, 10:08 हो गया है और अभी हाल एंट्री लिए। सॉरी सर। सिद्धार्थ वीडियो ऑन रखना पड़ेगा अब, तेरी ये पनिशमेंट है पूरे टाइम के लिए। ओके सर। ऑलराइट, सो जिस तरीके से तनीषा ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, धीर सेकंड पॉइंट तू पढ़ दे। If the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1. For example, 3.447 rounded off to 2 decimal places will be 3.45. ये तो समझ आ ही गया होगा। लास्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, क्योंकि लास्ट 5 से बड़ा है तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने कहा है मुझे राउंड ऑफ करने को, इसलिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया है हमने, तो 3.45। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड। सिद्धार्थ, हम पेज नंबर 34 पर है, नोट्स के सेशन 2.5 चल रहा है और राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है वो सीख रहे हैं। कि अगर आपको कोई फिगर दे दिया जाए और बोला जाए कि पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, तो वो हम सीख रहे हैं। रूल नंबर 1 ये था कि अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो उससे पहले वाला में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज ही रहता है। तो ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के बाद क्या मिला, 3.44। बट अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से बड़ा हुआ तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 3.45। सभी को ये दो रूल क्लियर है? Yes, sir. थर्ड, रुद्र, थर्ड पॉइंट। Yes, sir. If the digit to be dropped is 5 and the preceding digit is even, then the digit is just dropped without any changes in the preceding digit. For example, 2.745 rounded off to 2 decimal places will be 2.74. क्या कहना चाह रही है इस पॉइंट में? So the last digit, so if the last digit is 5, then so last digit is 5 and the preceding digit is even. 4 means it is even, and if it is even, then it will remain unchanged. यस, देखिए अभी फर्स्ट रूल में हमने बात की थी कि अगर 5 से छोटा हो तो क्या होगा, लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो तो क्या होगा, अगर 5 हो जाए तो क्या होगा। तो 5 हो जाने के केस में दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट डिजिट 5 है। अब अगर लास्ट डिजिट 5 है तो हमने नजर डाली कि इसके पहले जो भाई साहब आ रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। तो ये अब इवन ऑड मेरे से मत पूछना, तो ये हो गया हमारा इवन। तो अगर इससे पहले वाला डिजिट इवन हुआ तो ये वाला 5 ड्रॉप हो जाएगा बिना कोई चेंज हुए, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 2.74। ये हो गया राउंडिंग ऑफ इसका। बट अगर ये ही होता 2.775, अभी भी लास्ट डिजिट 5 है, बट अब जैसे ही मैंने 5 देखा तो इसके पहले वाले पे नजर पड़ी तो पता लगा ये तो ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये 5 ड्रॉप हो जाएगा और इससे पहले वाला इंक्रीज हो जाएगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2.78। क्लियर है? तो हमने रूल देखा
अगर 5 से छोटा हो लास्ट डिजिट तो क्या करना है, 5 से बड़ा हो तो क्या करना है। 5 हो तो देखेंगे इवन है तो अनचेंज रहेगा, ऑड है तो इंक्रीज रहेगा 1 से। क्लियर है इतना पार्ट? किसी को डाउट है? परिश्री, परिश्री तूने टेडी बियर को यस सिद्धार्थ Sir, I am logging another device to please you will allow सिद्धार्थ आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। नो सिद्धार्थ, किसी और को आ रहा है? Sorry, sir. सिद्धार्थ आवाज क्लियर नहीं है। Sir, actually, I'm changing my device, so will you allow me in just Yes, Siddharth, yes. Yana, good morning. I think गुड मॉर्निंग सर। good morning थोड़ी लेट हुई है हमारी। नहीं सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ये अच्छा है, साला नेटवर्क, पूरे इल्जाम नेटवर्क पे जाने चाहिए, हम क्यों ले। नहीं सर, मैं सुरेंद्र नगर में हूँ एंड यहाँ पे वोडाफोन का प्रॉब्लम ही है, फोन का भी नेटवर्क नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल प्लीज ट्राई करा करो। अगर 10 बजे का, अरे मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ 10 बजे क्लास लेने के लिए, उठने के लिए। मैं भी थोड़ा क्या रात में लेट सोने वाला हूँ, मैं ज्यादा एक्टिव रात में ज्यादा रहता हूँ, तो मैं उसके बाद भी मेहनत करके मैं उठता हूँ कि नहीं यार 9 बजे उठ जाते हैं, क्लास लेना है 10 बजे, तो आप भी इतनी मेहनत किया करो मेरे साथ। ओके सर। ऑलराइट, सो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपको राउंडिंग ऑफ का, लिखिए वहीं पे नोट्स में नीचे 5th पॉइंट करके लिखिए उसे। परिश्री तो बात ही नहीं कर रही, बस तेरा डीपीओ टेडी बियर डांस कर रहा है और कुछ नहीं। Fifth point is, if the digit is to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, followed by non-zero digit. If the digit to be dropped is 5, followed by non-zero digit, comma, then the preceding digit is increased by 1. Then the preceding digit is increased by 1. I repeat, if the digit is to be dropped is 5, followed by non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1. याना और थोड़ा लेट जुड़ी है तो मैं बता देता हूँ। याना हम पेज नंबर 34 पर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, पॉइंट नंबर 3, राउंडिंग ऑफ के रूल सीख रहे हैं। किसी भी फिगर को हमारे कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंडिंग ऑफ का पहला रूल था कि अगर आपके डिजिट्स में, आपके फिगर के अंदर ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा आया तो ये वाला ड्रॉप हो जाएगा और उससे पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको अगर राउंडिंग ऑफ करें हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो इसका आंसर आएगा 3.44। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट था 5 से छोटा। जब 5 से छोटा होता है तो इसको तो हम कर देते ड्रॉप और उसके पहले वाले को एज इट इज ही रखते हैं। क्लियर है? बट अगर यही लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होता तो लास्ट डिजिट हो जाता ड्रॉप और उससे पहले वाला हो जाता 1 से इंक्रीज, तो उस केस में ये होता 3.45। अब 5 से बड़ा 5 से छोटा वाला पार्ट हो गया। अगर ये 5 होता, लास्ट वाला 5 पे आके अटक जाता तो देखना है उससे पहले वाला इवन है या ऑड। अगर इवन है तो एज इट इज रहेगा और ऑड है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। सर, हाँ बोलो। सर अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, आपने बोला ये जो लास्ट रूल बोला ना,
तो उसमें ऐसा था कि डिसिंग डिजिट एक बाय इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो ये अब रूल क्लैश नहीं होगा सर? नहीं 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 हर्ष, मैं अब वो रूल का एग्जांपल देता हूँ। तूने ढंग से पढ़ा नहीं उसे, मैं पढ़वाता हूँ तुझे ढंग से। एग्जाम्पल समझो, 12.653 है। सपोज करो आपको ये फिगर दिया होता 12.653 एंड कहा है आपको राउंड ऑफ दिस फिगर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब आपको इस फिगर को राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखिए, मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट चाहिए, तो मैंने देखा ये जो 5 है, क्या वो लास्ट में आ रहा है? नो। नो सर। ओए होए, तेरे दूसरे डिवाइस का ऑडियो ऑफ कर। सर बंद। ओके, सर नाउ इट्स क्लियर। हाँ हाँ क्लियर। रूल के अकॉर्डिंगली इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 के पहले तक मुझे इसको राउंडिंग ऑफ करना है, बट ये 5 क्या है? फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। मतलब 5 के आगे, ये लास्ट में नहीं, इधर देखो लास्ट में था, इधर ये 5 लास्ट में नहीं है, ये एक नॉन जीरो डिजिट के आगे आ रहा है। तो उस केस में हमेशा आपको 5 के आगे वाले को +1 करना ही है, मतलब इसका राउंडिंग ऑफ होगा 12.7। अब देखिए इसमें दो केसेस होते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला था, मैंने आपको बताया कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब क्योंकि मैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस करना चाहता और उसके बाद 5 आ रहा था, पर 5 लास्ट में नहीं था, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट था, तो रूल इतना कहता है बस 1 से बढ़ा दो उसके पहले वाले। बट अगर यही बोला होता मुझे कि इस फिगर को राउंड ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो फिर आपको लास्ट वाला देखना होता, लास्ट वाला 3 जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करके आंसर कितना आएगा? 12.65। पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि लास्ट वाला 5 से छोटा है। तो अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला होता तो ये राउंडिंग ऑफ होता, बट क्योंकि अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है और यहाँ 5 आ रहा है, तो जस्ट 5 के पहले वाले को 1 से बढ़ा दो, पीछे देखे बिना। ये रूल है। क्लियर है? यस सर। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे क्लियर होगा, पर ये रूल सब बुक के हैं तो मैंने आपको बता दिए। Sir, I have a doubt. यस यस रुद्र बोलो। Sir, if in 12.653, if there is 9 instead of 6, then it will be 0 after rounding off, or 13.0 हो जाता। okay, sir. ठीक है, मैं करवाऊंगा उसके भी क्वेश्चन। राउंडिंग ऑफ के रूल क्लियर सबको? आदित्य, तनिष, सिद्धार्थ, परिश्री, तनुष्का, रुद्र, यारा? क्योंकि क्या मॉर्निंग में आधी नींद में होंगे तो आधे निकल जाएंगे। धीर, ऑलराइट। अब बात आती है कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी का एरिया निकालना होगा, किसी का वॉल्यूम निकालना होगा, तो उस केस में हमारे ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हों? तो राउंडिंग ऑफ मतलब राउंडिंग ऑफ के रूल्स नहीं, हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने डिजिट्स रखने रहेंगे, उसके लिए पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है आपको। पहले आप लोग रीड करिए, फिर मैं 1 बाय 1 किसी से पूछूंगा, आप मुझे समझाना। थोड़ा लैंग्वेज ऐसा घुमा फिरा के दिया हुआ है, इतना नहीं बट थोड़ा है, तो थोड़ा स्लोली स्लोली पढ़ना उसे।
डन? यस सर। हर्ष पहले वाला फर्स्ट रीड कर दे, फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places. मतलब Yes, sir. अगर वो जो एग्जांपल दिया है ना 436.2, हाँ जो आपने लिखा है ना उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तो एक है ना, तो ये जो आंसर आया ना तो उसको ये 663.8 हो जाएगा। यस, कहने का मतलब क्या है कि आज से आप जब कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में लेट्स से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे इन्होंने इन तीनों फिगर को ऐड किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में आपको ये देखना है कि जो तीन डिफरेंट फिगर्स आप ऐड कर रहे हैं उनमें से डेसिमल के बाद सबसे कम फिगर किसमें दिया हुआ है। तो देखो डेसिमल के बाद इसमें है 1, इसमें भी है 1 और इसमें है 3, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली 1। तो आपके फाइनल रिजल्ट को आपको राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आप देखो राउंडिंग ऑफ के रूल क्या थे, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो वो हो जाएगा ड्रॉप और उसके पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा 663.82। मुझे तो अभी एक और ड्रॉप करना है, अब मैंने फिर से 2 लास्ट वाला देगा 2, वो अभी भी 5 से छोटा है तो वो वापस ड्रॉप हो जाएगा और फाइनल आंसर इसका क्या लिखेंगे हम 663.8। क्लियर है परिश्री? डन? सिद्धार्थ क्लियर है आपको भी? गुड गुड। सो सर अभी भी मतलब एज आई एम जॉइंड फ्रॉम मिड, सो बट थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग है, बट जैसे मैं अब यूनिट्स एंड डायमेंशन मैंने अभी शुरू किया है तो बाद में कंफर्म होता है। हो जाएगा और आप चिंता मत करिए, थोड़े ही दिनों में सिर्फ 1 वीक का टाइम दीजिए। मेरे सिद्धनाथ सर एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, आप आई थिंक किसी ने नाम सुना भी होगा, सर का सर ने आपको हेल्प किया होगा। सर वो अयोध्या, आई नो। अयोध्या में तो क्या उनको नेट नहीं मिलता, मैंने उनको अहमदाबाद बुलवाया है। सो हम एक बैकअप रिवीजन क्लास का टाइम टेबल आपको भेजेंगे सब चैप्टर्स का जो हमने पीछे से करवाया है, तो वो भी आपके वापस से वैसे तो आपके पास सबके रिकॉर्डेड वीडियो है, पर स्टिल हम स्टार्टेड सीइंग दैट। I finished vector and started units and dimension from last 2 days. परफेक्ट। स्टिल मैं उनके साथ कुछ क्लासेस आप लोगों की रखूंगा सो दैट अगर आपको है कि सर मुझे इस चैप्टर का ये थ्योरी एक बार वापस से पढ़ना है, जाकर वीडियो नहीं देखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर तो वो टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली हमारे 2 to 7 के बीच में रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल्स होते हैं स्टूडेंट्स के, 2 to 7 के बीच में टाइमिंग्स होंगे। अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना ही है तो आप उसके लिए आइए, अदरवाइज जो आपके रूटीन है वो फॉलो करो। वीडियो लेक्चर्स है, अगर आप उस पे नहीं आ पा रहे हो तो एग्जैक्ट हमने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा ही रखा है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा वहां से। हाँ ये है कि इशू आता है तो आपको डायरेक्टली मुझे, लीना मैम, सिद्धना सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना है, हम आपकी हेल्प करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक या थ्योरी में जो भी है। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल। आदित्य सेकंड वाला रूल रीड कर। Multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as there are in the original number with the least significant figures. ठीक है, ये इजी था। 4.237 को जब उन्होंने डिवाइड किया 2.51 से तो आंसर आता है 1.688। अब रूल क्या कहता है आदित्य? Sir, the final answer will be 149 because the least number here is the least. There are 2 decimal places, so the answer should be in the 2 decimal places. So it will be 1.69. नहीं आदित्य, डेसिमल प्लेसेस नहीं देखना है आपको, इसमें देखना था कि इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो फिगर था उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 4, 1 2 3 4, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. Okay. 3। हाँ. तो आपके फाइनल आंसर में कम
इसमें है 4, इसमें है 3, तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हो सकते हैं। रुद्र एंड तनिषा, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है कैसे काउंट किए जाते हैं इसके लिए मैं स्पेसिफिक आपको वीडियो बता दूंगा, आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड हो गया है। सो इस क्लास के जस्ट बाद आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट अभी हाल जो मैं बोल रहा हूँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये सब सिग्निफिकेंट है। तो 4, 2, 3, 7, तो न्यूमरेटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, डिनोमिनेटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल के अकॉर्डिंगली जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फाइनल आंसर में उतने ही होने चाहिए। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे सबसे कम, तो फाइनल आंसर में भी 3 होने चाहिए, पर अभी कितने दिख रहे हैं? 4। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर लास्ट वाला 8 है, क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला 1 से बढ़ जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा? 1.69। क्लियर है? सभी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ये टॉपिक एग्जाम में 1 मार्क्स के आता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आता तो है, करना तो पड़ेगा। बोलो सिद्धार्थ। Sir, what if the 3 significant digits are in numerator? Still the answer will be in 3 digits. यस यस, जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पे इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस था, इसमें भी 1, तो मिनिमम वैल्यू अगर है ही 1 तो मैंने 1 तक रखा है। बट इसमें जरूरी नहीं, इसमें हो सकता था इधर 2 7 होता, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे, इसमें 3 थे, इसमें 1 थे, तो भी आंसर में कितना रखना है? 1। तो अभी इधर अगर 7 नहीं होता तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब मिनिमम वैल्यू मिली 3 रही है, तो फाइनल आंसर में भी 3 ही रहे। Okay. ठीक है, सभी को क्लियर है ये? चलिए अब थोड़ा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाया जाए, क्वेश्चंस पे आ जाओ। न्यूमेरिकल्स करो अब क्वेश्चन नंबर 3 से। कैलकुलेशंस करने रहेंगे और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्यूब का साइड दिया है और बोला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालो अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड क्या थी? 7.203, इसका स्क्वायर। अब फाइनल आंसर आपका जो भी आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल बन रहा है, 7.203 इंटू 7.203, तो क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपके फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। इधर एक कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को, सर फॉर्मूले में 6 आ रहा है और 6 मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे फाइनल आंसर में क्या 1 रखना रहेगा? तो आंसर है नो। आपको क्वेश्चन में साइड देखना है, 6 तो फॉर्मूले में आ रहा था, तो 6 नहीं देखोगे, आपको क्वेश्चन में देखना है साइड कितनी दी थी। अब साइड में अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और मिनिमम वैल्यू 4 ही दिख रही है क्वेश्चन में, तो आपके फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। हाँ, 6 को मत देखना, वो फॉर्मूले का पार्ट था, क्वेश्चन का नहीं। क्लियर है? तो जैसे मल्टीप्लीकेशन के रूल में मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट है और इसमें 4, तो फाइनल आंसर में भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 सबसे छोटी वैल्यू है। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 4 दिख रही है क्योंकि वैल्यू ही एक है, उसी का स्क्वायर करना है। तो आपके फाइनल आंसर में सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। क्लियर है? या ना शॉक में लग रही है मुझे? नहीं ना, पक्का? ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं खो गई। महर्षि पटेल, क्लास में बहुत बार
आना जाना हो गया, आज इतना खराब नेट चल रहा है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है वॉल्यूम निकालने के लिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो सेम लॉजिक, बस क्यूब करना है। और फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। इसलिए महर्षि मैंने बोला, तो आप मैंने वैसे रिकॉर्ड किया ही ये मीटिंग। सो अगर आपको एक बार रेफर कर लेना अगर कोई डाउट आ रहा हो चीजों में, क्योंकि आपने आधी चीजें सुनी होगी आधी नहीं सुनी। तो जब ये रिकॉर्ड हो जाए मीटिंग, अपलोड हो जाए रिकॉर्ड होने के बाद, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा। फेरिन, ये क्या टाइम पर ऐड हो रहा है तू? सॉरी सर, गलती से थोड़ा लेट हो गया। गलती से थोड़ी ना लेट होता है। सर वो थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा पेंडिंग काम था और थोड़ी टेस्ट बाकी था, वही कंप्लीट कर रहा था। उसमें सर ये मैसेज देखना रह गया। और सॉरी सर। तेरा क्लास फाइनली तू इवनिंग में रख रहा है कि मॉर्निंग में रखता है? हाँ सर, इवनिंग में ही रख रहा हूँ सर। ठीक है, क्योंकि मैं एक क्लास में अगर कहीं पर भी तू नहीं आया तो फाइनली उसके अकॉर्डिंगली कॉल लगेगा। ये तेरा मेन क्लास नहीं है फिर। यस सर। बट फिर भी टाइम पे आना आएगा, तो मैं अगली बार एंट्री नहीं दूंगा ऐसे। सॉरी सर, रियली सॉरी। चलिए, आंसर आ रहा है आप सभी का? आंसर आ गया सर। गुड। बाकी सब तनिषा, आदित्य, रुद्र? सर हो गया। सर टोटल सरफेस एरिया आ गया, वॉल्यूम बात निकाल लो जल्दी से। सर वॉल्यूम 373.7 मीटर क्यूब है ना? यस। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। इसमें मेन चीज क्या थी कि आपको रूल पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो इसमें फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अगर प्लस और एडिशन का रूल होता तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। वो रूल अगर याद है तो ये तो आपके 6, 7, 8 स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस है 1.41 सेंटीमीटर और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू दिया है, वॉल्यूम निकालो। बट क्योंकि आर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो फाइनल आंसर में भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो आपका आंसर कुछ भी आए, आपको उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट टाइम हमने किया था जब सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमने रूल सीखे थे और रूल के अकॉर्डिंगली लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। दैट मींस ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? ओनली 1, दैट इज 6।
तो ये आपके 5 के आंसर है। सिद्धार्थ ने देखा है क्या सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो? इसके पहले वाली क्लास में करवाया था। कोई बात नहीं, क्लास के बाद आपको मैं आपके सबके पास गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम में आपके वीडियो लेक्चर्स में जाना, उसमें आपको 2.5 का एक वीडियो लेक्चर इसी क्लास का मिलेगा जो मैंने इसी क्लास में पढ़ा के सबको भेजा था। वो वीडियो देखना, 30 मिनट्स के आसपास होगा। तो उस वीडियो में से आपको पता लगेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनको काउंट करने के रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आज करवाया हुआ। जब कभी भी आपको किसी लेक्चर का ऐसा लगता है तो आप समझिए ये रिकॉर्डिंग वही है। ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि आज अगर मैंने आपको पढ़ाया और आपको रिवीजन चाहिए तो कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि मैं आपको पीछे ले जाऊं, आपको मुझे बैकअप देना पड़ता था। बट अभी आपके पास रिकॉर्ड क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, दैट इज योर रिवीजन वाला पार्ट। आप एक ही चीज अगर एक ही तरीके से 4 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगी। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अगर 4 टीचर 4 अलग तरीके से आपको कुछ चीज बता देते तो आपको समझ नहीं आता कि मैं किसका सुनूं या मैं क्या करूं। मुझे तो 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली, बट आपने फर्स्ट टाइम जहां सुना था अगर वही लेक्चर आप वापस देख लोगे 1 बार 2 बार, आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। तो वो एक्चुअली हमारे बैकअप और रिवीजन क्लासेस की तरह रखे हुए हमने कि हर न्यूमेरिकल जो पिछली क्लास में सॉल्व करवाया है, हर थ्योरी जो रिकॉर्ड की, सब आपके पास अवेलेबल है। बस आपको जाकर देखना है कि आज अगर मैं 3.1 रिवाइज करने बैठा हूं या बैठी हूं तो 3.1 का कौन सा वाला लेक्चर और यूट्यूब पे अपलोडेड है। यूट्यूब पे आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको पता है कि इजी सेशन है तो 1.5 की स्पीड कर दो, 1.75 की कर दो, तो फटाफट खत्म होगा। और टफ लग रहा हो तो स्लो कर देना वहां पर कि इसको मेरे को स्लोली समझना है। बट स्टिल वो मैं रखवाऊंगा क्लासेस, तो वहां से भी आपका हो जाएगा। बट यूज करो अपने पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस को, वो आपके रिवीजन है। जितनी बार सुनना, हर किसी के पास नहीं है वो अवेलेबल, तो आपके पास तो यही है, हर टॉपिक आप जितनी बार सुनना चाहे सुन सकते हैं। स्पीड तेज करके कम करके जो करना है कर सकते हो, पर वो तुम्हारे रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। आपको उन्हें अप टू प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस जो उनके पार्ट में दिया है आपको राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, आज लिखा हुआ नहीं था, लिखवाया था 15.654। अगर इसको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो 5 के पहले, अब 5 क्योंकि लास्ट में नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है, तो बस आंख बंद करके 5 के पहले वाले को 1 से बढ़ा देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15.7। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सर यस सर इधर अप टू 3 डिजिट्स बोला, डेसिमल प्लेसेस नहीं बोला, तो हाँ, 1 अप टू 3 डिजिट्स, वही डेसिमल प्लेसेस होता तो तीनों होते, अप टू 3 डिजिट्स, तो पहले 3 डिजिट्स तक कर दिया ना हमने 15.7। डेसिमल प्लेसेस बोलना होता तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोलते हो। नेक्स्ट वाला बता दो मुझे कोई राउंड ऑफ करके तो मजा आ जाए। 142667। जब राउंडिंग ऑफ कर रहे होते हो ना तो कॉमन सेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बिना कॉमन सेंस के राउंडिंग ऑफ नहीं होती ये चीजें। कभी कभी आपको रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। बोलो फेरन। सर 142670। पर तूने तो शाम को कर लिया था, इनको करने दे। सर हर्ष
सर 14267 नहीं हो जाएगा? सही बात है, लास्ट वाला 7 है, 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 14267। क्या क्वेश्चन में बोला था? अप टू 5 डिजिट्स तक करना है। 5 डिजिट्स मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा कहना चाहता है। जैसे इधर 3 डिजिट्स था, मतलब अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट ये आंसर रॉन्ग है। मैंने शाम वाली क्लास में भी, अगर आप आए थे, आप में से कोई, तो मैंने एग्जांपल दिया था। कॉमन सेंस यूज करना जरूरी है। जैसे हर्ष, रुपीस के टर्म्स में मुझे ये टर्म बताना कितनी होती है, कितने रुपए होते हैं ये? हेलो हाँ हर्ष बोलो। सर 1,42,667। 1,42,000, अच्छा खासा अमाउंट है। तूने किया इसे राउंड ऑफ और तू बोलता है सर ये है। अब ये रुपीस में कितना हुआ? 14,267। चलेगा, मैं तुझसे लूंगा तो 1,42,000 दूंगा तुझे, राउंड ऑफ करके 14,000 नहीं चल सकता। राउंड ऑफ कर रहे, इसका मतलब ये तो ना लाख से हजारों में ले आएंगे। तो एक्चुअली पीछे आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? जीरो। ट्रेलिंग जीरोस वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो मैंने अप टू 5 डिजिट्स तक ही इसको राउंडिंग ऑफ किया है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 5। बट राउंड ऑफ करने के बाद ये जीरो बनेगा। मतलब जिसको हम बोल रहे थे 1,42,667, अब बोलेंगे 1,42,670। तो ये राउंडिंग ऑफ में लॉजिक नजर आता है, उसमें लॉजिक नहीं था, उसमें तो नुकसान नजर आ रहा था। तो इसलिए आपको जब फिगर बड़ा हो तो आप देखिए लास्ट में जीरो जो आपने लगाया वो ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग जीरो रूल के अकॉर्डिंगली वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। सर यस सर ऐसा सारे सब में अप्लाई करना है ना? छोटी हाँ, रिजिट करना हो, चाहिए। छोटा हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, पर जब क्वेश्चन में बोला हो कि अप टू इतने प्लेसेस तक आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके सर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.7999, इसको आपको 1 डिजिट तक, 1 डेसिमल प्लेस तक, सॉरी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो आपको पता 999 मतलब सब एक एक से बढ़ते जाएगा आगे वाला, क्योंकि सब 5 से बड़े हैं। अल्टीमेटली आंसर क्या लिखना रहेगा? 0.8। आपको अगर मैं किसी कैलकुलेशन में दे देता 0.799, तो सर आप ही बोल दे सर इसको 0.8 ले ले। देखिए 0.8 की कितना नजदीक है। रूल के अकॉर्डिंगली 9 होता है तो पहले वाला 1 से बढ़ता जाता है, तो 1 से बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली ये 7 का 8 बन जाएगा। हाँ परिश्री, वो 0.7995 है। हाँ 995 रख लो। बात एक ही रहने वाली है कि अल्टीमेटली ये आपका, जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे 5 अगर लास्ट में होता है तो उसके पहले वाला डिजिट देखना होता है इवन या ऑड। अब अगर ये ऑड है तो ये वैसे भी 1 से बढ़ने वाला है, बढ़ेगा 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 तो फाइनली 0.7 का 0.8 हो जाएगा। तो ये मैंने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 डिजिट। सब क्वेश्चन यही है। अब 7 और 8 क्वेश्चन भी यही है। आपको वॉल्यूम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, फॉर्मूले आपको पता है, बस अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मल्टीप्लीकेशन का रूल, एडिशन का रूल यूज करना है। तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 करके आंसर मैच करना, और अब अगेन रिपीट आपने आंसर पेश करना। नोट्स वाले सही है, गलत आए तो यहां आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आपके अब 11th स्टैंडर्ड के हो चुके हैं खत्म। और अब आता है चैप्टर नंबर 5 जो हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 में से कुछ पार्ट निकल गया है, बट वो निकलने वाला पार्ट वैसे भी एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता था। उस पार्ट का यूज आगे वाला जो एग्जाम में आता है उसको समझने के लिए होता है। तो आप
खुश हो भी सकते हैं ये सोचकर कि कुछ निकल गया है, और ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पढ़ना सब है। ये निकालने वाले ने बुद्धि नहीं लगाई है सिलेबस तो। और जो पार्ट अभी हम पढ़ने वाले वो 9th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ के आए। इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये वाला पार्ट उन्होंने बोला है हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर बस समझना है आपको। तो वो वैसे भी 11th स्टैंडर्ड में एग्जाम में नहीं आता था कभी, उसके बेसिस पे आगे वाली चीजें आती थी। पहले भी समझते, बस पहले ये था कि हमको पता नहीं है कि पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। इस बार उन्होंने बोल दिया हम नहीं ही पूछेंगे, और कोई चेंजेस नहीं है। तो मान के चलिए आपको अपना माइंडसेट ये नहीं रखना है कि 11th स्टैंडर्ड में क्योंकि कोविड की वजह से कुछ सिलेबस निकल गया है तो हम पढ़ेंगे नहीं। आप सभी कॉम्पिटिटिव्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th में आपको वो सब आने वाला है। 12th के बाद आपको कुछ माह से सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो आपको पढ़ना सभी है। बस ये है कि जो चीज एग्जाम में नहीं आएगी वो मैं बताते जाऊंगा, पर पढ़ना सब पड़ेगा, बिकॉज उसको पढ़े बिना आपको आगे के कंसेप्ट ही समझ नहीं आएंगे, तो जो एग्जाम में आएगा वो भी समझ नहीं आएगा। 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक दे रहा हूँ, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो। तो जिसको पानी पीना है, मुंह धोना है, जो भी करना है कर लेना। थोड़ा बहुत पार्ट हम 5.1 का स्टार्ट करेंगे। सिद्धार्थ मैं समझा नहीं, चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं? ओके वैरन, सिद्धार्थ
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आ जाइए वापस अपने कैमरे ऑन करके। अरे आ गए ना आप लोग, तनिषा, सिद्धार्थ, हर्ष। हर्ष तो इधर ही है, आदित्य, परिश्री। पता लगा मैं स्टार्ट कर दूं और आप लोग तो दूसरे रूम में घूम रहे। परिश्री ने सिटी चेंज कर दी। ऑलराइट, सो चैप्टर नंबर 3 में आपने ये पढ़ा था कि मोशन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर आपको याद है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, और याद नहीं हो तो पेज नंबर चैप्टर 3 का जो भी है जाके देख लो, पेज नंबर 41 आपके नोट्स का, जिसमें आपको बताया गया था कि मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। ओनली मोशन। मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, किस डायरेक्शन में हुआ होगा, इतना पार्ट स्टडी किया अभी तक हमने चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में। वही था हमारा काइनेमेटिक्स। बट अब हमें काइनेटिक्स के अंदर एंटर करना है। काइनेटिक्स फिजिक्स की उस ब्रांच को बोला जाता है, काइनेटिक्स का दूसरा नाम डायनेमिक्स भी होता है, जो आपका पहला हेडिंग दिखेगा चैप्टर नंबर 5 का, डायनेमिक्स। वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ उसके कॉज की स्टडी भी करते हैं। मतलब ये मोशन किस वजह से हो रहा है। अगर मैं चल पा रहा हूं तो कोई तो रीजन होगा जिस वजह से मैं चल पाता हूं। उसी फ्लोर पर ऑयल गिर जाए या आइस होती तो मुझे चलने में दिक्कत होती, बट सिंपल सॉलिड रॉक वाला रोड है, वहां पर मैं इजीली चल पा रहा हूं। तो रीजन कुछ तो होगा मेरे मोशन का। तो ऐसे कॉज जो हमारे मोशन के पीछे है, वो कॉज भी हम स्टडी करेंगे। हमने मोशन समझ लिया, मोशन बेसिक, एक ऑब्जेक्ट का 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब समझ लिया। बट हमने पूरे चैप्टर 3 और 4 को पढ़ते वक्त ये नहीं पढ़ा था कि हमारे मोशन के पीछे का कॉज क्या है। तो अब हम कॉज भी जानेंगे, और जिस फिजिक्स की ब्रांच में हम ये कॉज भी समझते हैं मोशन के साथ साथ, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक्स या डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है। बट अब मोशन विद कॉज, पहले मोशन विदाउट कॉज पढ़ रहे थे। क्लियर है? अब यस सिद्धार्थ। सर कैन आई लीव? हाँ, मैं तुझसे वही पूछ रहा था कि ये सर तू एक्चुअली आई हैव गॉन डाउन सर, मॉम वाज कॉलिंग। सॉरी सर एक्चुअली मॉम वाज कॉलिंग सो आई वेंट डाउन, सॉरी सर। ओके ओके ओके, मैं तुझसे ये पूछ रहा था, तू चैप्टर 5 की बात कर रहा है? यस सर, लॉज ऑफ मोशन आई हैव नियरली कंप्लीटेड इट। वेयर? Sir, when I was I have not joined Keystone, sir. I was studying by myself, so I have completed the laws of motion. Nearly completed, sir. The last few topics are left only. ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा अगर वापस पढ़ भी लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कुछ अर्जेंट काम है तुझे अभी। सर अर्जेंट काम नहीं है सर, अभी आप जो यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आया उतना, तो इसलिए वो कवर अप करना है। हाँ, क्योंकि तूने वो वाला पार्ट भी अभी फर्स्ट क्लास ही ज्वाइन किया तूने। यस सर, यूनिट्स एंड डायमेंशन की फर्स्ट क्लास। ठीक है, फिर तो आगे वाले टॉपिक्स देखने पड़ेंगे तुझे। तो सर कैन आई? ठीक है। थैंक यू सर। और मुझसे एक बार कांटेक्ट करना वापस से, थोड़ा लाइन से पढ़ेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे बीच में से रैंडम टॉपिक्स मत उठाना। यूनिट्स एंड डायमेंशन के? हाँ ओके सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ टर्म सुनी थी,
इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ, पढ़ा था ऐसा कुछ? पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, सेम नाम का चैप्टर था, लॉज ऑफ मोशन, वहां पर ये सब आता था आपको। तो पहला सेशन और सेकंड सेशन का हाफ पार्ट पूरा 9th स्टैंडर्ड है, आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, वही चीज रिवाइज करवाई जा रही है। और उतना ही पार्ट हमारी बोर्ड्स ने बोला है कि अब हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहले भी नहीं पूछा जाता था, 11th के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, सेकंड लॉ क्या होता है, तो 11th में वैसे भी नहीं आता था, बस यूज होते हैं इसके। कोई मुझे इनर्शिया समझा सकता है जो उसने 9th स्टैंडर्ड में समझा था कि सर इनर्शिया ये होता है, मेरे अकॉर्डिंगली ये होता है, आप चेंज कर दो भले ही। कोई एग्जांपल से इनर्शिया, कुछ भी आइडिया लगे? या चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पहले करते हैं, एक बॉडी की कितनी नेचुरल स्टेट होती है? नेचुरल स्टेट, बॉडी नेचुरली कौन सी स्टेट पर रहना पसंद करती है और ऐसी कितनी स्टेट होती है? आपको पता है, याद करो थोड़ा सा। एक बॉडी की दो नेचुरल स्टेट होती है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में? मोशन कैसा? यूनिफॉर्म। एक बॉडी नेचुरली या तो रेस्ट पे रहना पसंद करती है या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब इनर्शिया क्या है? Inertia is the natural tendency of an object. It is the natural tendency of an object to resist any change in its state of rest or in uniform motion along straight line. इसको समझो क्या है ये। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज करो ये पेन रेस्ट पर है और मैं इसे मूव करवाना चाहता हूं, तो क्या ये खुद से मूव होना चाहता है? नो, वो खुद से तो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहना चाहता है। बट अगर मैं मूव करवाना चाहूं तो मेरा एक एक्शन होगा जो इसको मूव करने पर मजबूर करेगा। बट इस बॉडी का खुद का एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या चाहेगा? मैं मूव ना करूं, मतलब मेरे किए हुए एक्शन का अपोज करेगा। मैं इसको जितना मूव करवाना चाहूंगा ये उतना ही अपोजिशन मुझे फील करवाएगा, अपोज करेगा कि मुझे मूव नहीं करना है। वो प्रॉपर्टी इस बॉडी की जो ये अपोज करती है मेरे एक्शन का, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेचुरल, ये आपने या मैंने नहीं दी है, नेचुरली इस बॉडी में है। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट any change in its state of rest or in uniform motion. इसको एक और एग्जांपल से समझो। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो आइडियली वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म मोशन करना चाहती है, सीधे 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 चलना चाहती है। बट अगर मैं उसको रोकने का ट्राई करूंगा तो मेरे इस एक्शन का वो बॉडी क्या करेगी? अपोज करेगी। और जो प्रॉपर्टी उस बॉडी का ये काम कर रही होगी, मेरे एक्शन का अपोज कर रही होगी, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। अगर मैं उनकी इस स्टेट को या तो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को छेड़ने का ट्राई करूंगा, तो वो बॉडी क्या करेगी? मेरे
एक्शन का अपोज करेगी, और वही प्रॉपर्टी को उस बॉडी का क्या बोला जाता है? इनर्शिया। किसी को कोई डाउट है डेफिनेशन में इनर्शिया के? तो आई अगेन रिपीट, एक बॉडी की दो नेचुरल स्टेट होती है। अगर आपसे कोई फ्यूचर में पूछता है कि एक बॉडी नेचुरली कौन सी स्टेट में रहना पसंद करती है, तो आपको आंसर आना चाहिए बॉडी या तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये नेचुरल स्टेट थी। बट अगर मैं इंटेंशनली उसकी नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब करूं, उसको रेस्ट से मूव कराने का ट्राई करूं या यूनिफॉर्म मोशन से रोकने का ट्राई करूं, तो मेरे इस एक्शन का वो बॉडी क्या करेगी? अपोज। और उस बॉडी की जो प्रॉपर्टी अपोज कर रही होगी, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। बोलिए हर्ष। सर ये हर्ष तू म्यूट हो गया चलते ही। सर आपने ऐसा बोला कि अपोज करेगी, तो पर कैसे करेगी? वो बताते। मैं क्या बना, मैंने बोला कि मैंने कंप्लीट कर दिया टॉपिक। मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको ये पता लगा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज अगर आपको इनर्शिया नहीं पता तो आपको फर्स्ट लॉ एक्चुअली नहीं पता है न्यूटन्स का। और अगर आप चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर ले और आप अपने टीचर को या किसी, देखो कोई फिजिक्स वाला हो बंदा या ना हो, साइंस लिया है, वो आपको छेड़ने के लिए चलते फिरते पूछ तो सकता है, चल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बता, चल न्यूटन सेकंड लॉ बता, क्योंकि वो भले ही कॉमर्स का बंदा है, उसने न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो पढ़ा हुआ है। और वहां आप नहीं बता पाए तो आप अपनी बेइज्जती करवा लोगे साइंस में होगी कि भाई फर्स्ट लॉ नहीं बता पाए। तो वहां आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट लॉ क्या है, तो उसके लिए आपको इनर्शिया समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके दिमाग में बैठाने का ट्राई कर रहा हूं। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे रहना चाहती है, मतलब निठल्ली है, हिलना ही नहीं चाहती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कर रही है तो करते ही रहना चाहती है। अगर आप उसकी इन दोनों स्टेट को छेड़ने का ट्राई करोगे तो आपके इस एक्शन का अपोज होगा। तो आता है वो करारा जवाब मिलेगा, सुना है डायलॉग? चलो आपने देखी नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, अभी देखना भी मत, बाद में देखना, बट हाँ बड़ी एपिक फिल्म है। तो अगर रेस्ट और अगर एक बॉडी की रेस्ट वाली स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वाली स्टेट को आप छेड़ने का ट्राई करते हो कुछ भी करके, तो आपके लगाए हुए इस एक्शन का अपोजिशन होने ही वाला है। और इस बॉडी की जो प्रॉपर्टी ये अपोज करेगी, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? बॉडी का इनर्शिया। अब इसी चीज को जैसे हर्ष ने पूछा, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। हमें ये साला समझ नहीं आता सर ये अपोजिशन किसी बॉडी में ज्यादा होगा किसी में कम, मेजर कैसे करें? फिजिक्स में तो जब तक हम चीजों को मेजर नहीं करते तब तक हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो कुछ तो मेजरमेंट होगा कि किसी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी कम है इनर्शिया वाली। तो इसको एग्जांपल से समझो। ये एग्जांपल मैं याना के लिए पूछूंगा। सपोज कर याना, यहाँ पे एक छोटू सा स्टोन है, छोटू सा, बहुत छोटू सा, फिर एक बड़ा स्टोन है, बड़ा पत्थर रख दिया है, और एक बहुत बड़ी रॉक है। तीनों नेचुरली कौन सी स्टेट में है? रेस्ट पर। तीनों आराम से रेस्ट पर बैठे हुए हैं, बट तूने तीनों पर लगाया फोर्स F, मतलब तीनों पे सेम फोर्स लगाया गया है। अब तूने क्या ऑब्जर्व किया? जब F फोर्स तूने इस छोटे से पत्थर पर लगाया, छोटा है, बहुत छोटा है, ये तो मूव कर दिया, इस पे चांसेस है कि ये भी थोड़ा मूव कर जाएगा, बट ये बड़ी रॉक मूव ही नहीं की। मतलब जब तूने इसकी स्टेट चेंज करना चाही तो हो गई इजीली, इसकी करना चाहिए तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई पर हो गई, इसकी हुई नहीं। मतलब तेरे लगाए हुए एक्शन का तीनों ने अपोज तो किया, बट सबसे कम अपोजिशन कौन से वाले स्टोन ने किया?
बड़े वाले, सबसे बड़े वाले, सबसे कम अपोजिशन, एंड सबसे छोटा वाला। सबसे कम अपोजिशन किया सबसे छोटे वाले ने, बिकॉज क्योंकि अपोज कम किया इसलिए तो मूव कर गया। तेरा एक्शन क्या था, उसको अपनी स्टेट से, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से डिस्टर्ब करना, ठीक है। तू तीनों को डिस्टर्ब करना चाहती थी, मतलब तेरा एक्शन था डिस्टर्ब करना। उसका रिप्लाई तीनों स्टोन ने अलग अलग दिया, ये इजीली मूव कर गया, मतलब तेरे एक्शन का अपोजिशन यहाँ पे कम हुआ। और इसने बहुत अपोज किया, मतलब एक लेवल तक अपोज किया, मतलब पहले ये मूव नहीं कर रहा था बट तूने थोड़ा फोर्स बढ़ाया लेट से और ये मूव करने लग गया। बट यहां तो तूने तेरा जोर लगा दिया फिर भी ये मूव नहीं किया, मतलब इसने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखा, ये मूव नहीं हुआ। इसने हाईली अपोजिशन, तुझे अपोजिशन दिया, फील करवाया। तो तीनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा हुआ, बिगर वन और स्मॉलर वन? द बिगेस्ट वन। बिगेस्ट वन। क्यों? क्योंकि उसने अपोज ज्यादा किया तेरे एक्शन का, और अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को ही तो हम इनर्शिया बोलते हैं। चल एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल अपने क्योशा सपोज कर तुझे एक टास्क दिया गया है, एक छोटे से बच्चे की वो 3 टायर वाली साइकिल होती है ना, वो आराम से सामने से चलाता हुआ आ रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब मोशन यूनिफॉर्म। अब यहां पर एक बड़ी साइकिल, छोटी नहीं बड़ी वाली साइकिल भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हो तेरे तरफ आ रही है, और यहां पर सुना है क्या नाम, जेसीबी? इस पे तो मीम भी बने हुए थे। सामने से जेसीबी आ रहा है, तेरा टास्क है तीनों को रोकना। तुझे छोटे बच्चे वाली साइकिल भी रोकनी है, एक बड़े बच्चे वाली साइकिल भी रोकनी है, और एक जेसीबी रोकना है। तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब तीनों के मोशन यूनिफॉर्म है, सेम वेलोसिटी से तेरी तरफ आ रहे हैं। जब तू रोकेगी वो हाथ आगे करके कोई मैजिक वैजिक, तो सबसे कम अपोजिशन तीनों में से कौन करेगा, मतलब किसे तू इजीली रोक पाएगी? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले को तू उसको इजीली रोक पाएगी, बिकॉज वो एक छोटी सी साइकिल थी। मे भी पहले डर गया तो पहले रुक जाएगा वो बच्चा, बट फिर भी तो उसको इजीली रोक पाएगी। बट यहां पर जो बड़ी साइकिल है वो थोड़ा ज्यादा अपोज करेगी। जब तू उसको रोकना चाहेगी तो वो इतनी इजीली नहीं रुकेगी, वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, और वो पूरा अपोज करेगी कि वो कंटिन्यू रखे, बट फिर भी इससे ज्यादा अपोजिशन देगी, बट हो सकता है कि तू रोक पाए उसे। बट ये तो केस ही लीग के बाहर चला गया है। सामने से जेसीबी आ रहा है, बुलडोजर, जिसको नहीं पता है बुलडोजर की बात कर रहा हूं बड़े, इसको तो नहीं रोक पाएंगे। मतलब सबसे ज्यादा अपोजिशन किसने दिया? जेसीबी ने। सबसे कम किसने दिया? बच्चे वाली साइकिल ने। मतलब जेसीबी का इनर्शिया सबसे ज्यादा था। तीनों की तरफ तेरा जो एक्शन था रोकने वाला, उस एक्शन का सबसे ज्यादा अपोज किया जेसीबी ने, और सबसे कम अपोज किया बच्चे वाली साइकिल ने। तो हमने बोला कि सबसे ज्यादा इनर्शिया जेसीबी के पास था, सबसे कम उस बच्चे वाली छोटी सी साइकिल में। इन तीनों चीजों में, इन दोनों एग्जाम्पल में, ये बिगर स्टोन ने, जो सबसे बड़ा स्टोन था, इसके पास सबसे ज्यादा इनर्शिया था, इसने सबसे ज्यादा अपोज किया था। सिमिलरली यहाँ पे जेसीबी ने सबसे ज्यादा अपोज किया। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, तीनों स्टोन को, तो क्या चीज थी जो इसके पास सबसे ज्यादा थी इन दोनों के कंपैरिजन में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नहीं, अभी टाइप पे नहीं गया हूं मैं। छोटा, यस क्योशा, मास। सबसे बड़े वाले का मास सबसे ज्यादा था, फिर मास कम हुआ, फिर मास कम हुआ। यहां पर भी जेसीबी का मास सबसे ज्यादा था, फिर ये मास कम हुआ, फिर ये मास और कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमको एनालॉजी समझ में आई, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना ही ज्यादा वो अपोज कर रहा है। अरे याना सो मत जाना, जागते रहे। आई नो 9th स्टैंडर्ड वाला है, मेरे को बकवास वही वाली पुरानी करनी पड़ रही है, सुननी भी पड़ रही है तुम्हें, बट क्या करे, सिलेबस है।
तो मास हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है वो मास के थ्रू होता है। आपको पता लग जाएगा जिस बॉडी का मास सबसे ज्यादा है उसके पास सबसे ज्यादा इनर्शिया है, उसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटी है आपके एक्शन का अपोज करने की। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर? लार्जर द मास, मोर विल बी इट्स इनर्शिया। क्लियर है? ऑलराइट, सो मैं एक फाइनल रिपीट करूंगा इनर्शिया का डेफिनेशन में, फिर पूछता हूं आपसे इनर्शिया क्या है। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज in its state of rest or in uniform motion. Clear है? चल यार तेरी नींद उड़ाए, इनर्शिया बता दे। Natural tendency of a body to resist any change in its state of rest or uniform motion. ये आंखें जो इधर लेफ्ट राइट घूम रही थी वो घूमनी नहीं थी। नोट्स में से नहीं बता रहा है मैं। मेरे पास है notes. ओ माय गॉड, नोट्स नहीं है फिर तो ये तो क्राइम कर रही है तू, बिना नोट्स के पढ़ रही है। सर वो एक्चुअली लास्ट रूम है तो मुझे लेने जाने की थोड़ी। ओ माय गॉड, राष्ट्रपति भवन में रहती है, वहां पर है कि 250 260 रूम है कि पहले से आखिरी में जाने में तो जान निकल जाए। यार इतना आलस, इतना मतलब रात में पता है मॉर्निंग में क्लास है तो ये सब रेडी करके सोने का। मेरी रात मुझे पता है मेरी मॉर्निंग में क्लास है तो मैं तो आईडी भी मेरे लैपटॉप में लगा के छोड़ता हूँ कि सुबह होके मेरे को सिर्फ ऐड ही करना पड़े। मैं वो सुबह मतलब थोड़े रात में रेडी होके सोने का। यार नोट्स बिना पढ़ोगे तो कैसे मजा आएगा, तब तो नींद ही आने वाली है। ठीक है, सबको क्लियर है व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है? मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। सिंपल भाषा में इनर्शिया क्या है? अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। अब एक बॉडी की नेचुरल स्टेट है रेस्ट, वो जिंदगी भर रेस्ट पे रहना चाहती है, बट अगर आप उसके उस स्टेट को चेंज करोगे बॉडी करेगी अपोज ना। आप सुबह सुबह नहीं करते हो, नींद आ रही होती है और आपके पेरेंट्स आपको उठाते हो, नेचुरली आप सोना चाहते हो, पड़े हुए हो बिस्तर पे। मूवीज में देखा होगा आपको खींच खींच के उठाया जा रहा है पर नहीं, रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्ट नहीं उठना नहीं उठना। तो वो क्या है? जितनी ज्यादा नींद उतना ज्यादा एनर्जी, नहीं उठेंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो बेसिकली एक्शन का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको इनर्शिया? अब इनर्शिया के टाइप्स भी होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा। आपने कारपेट, ये सब एग्जांपल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े कि अगर आप अपने ब्लैंकेट को, बेडशीट को या कारपेट को बहुत बार साफ करने के लिए झटकते हैं, अब जो भी आप अपने बोलते हो, जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसके डस्ट पार्टिकल बेडशीट से अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? कोई मुझे अब समझाएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ऐसा क्यों होता होगा कि आप जब बहुत जल्दी जब एकदम झटकते हैं अपनी बेडशीट को, ब्लैंकेट को, तो डस्ट पार्टिकल आपको लिटरली अलग होते हुए दिखते हैं। डस्ट पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं और आपका ब्लैंकेट नीचे आ जाता है। कैसे? बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स का वेट कम होता है तो फिर वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं, वो मोशन में आ जाते हैं। नहीं ऐसा याद है सर, एक सेकेंड। चल धनुष्का तू ट्राई कर, तब तक याला सोच रही है। Sir, because when we thrice that bedsheet or something like that, the bedsheet is at rest and suddenly it's come into the motion, so that with that that dust particles are also in the rest, so they remain there and they leave the bedsheet, so our bedsheet get clean. ठीक है ठीक है ठीक है। देख पॉइंट यहाँ पे क्या था कि इनिशियली आपका बेडशीट और ब्लैंकेट ले लेते, ब्लैंकेट एंड डस्ट पार्टिकल बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे थे,
बट आपने क्या किया, आपने बेडशीट को जब झटका तेजी से, मतलब आपने बेडशीट को लिया है मोशन में, अब 10 पार्टिकल जो उस पे शांति से बैठे थे वो भी रेस्ट पे थे, पर जैसे ही आपने बेडशीट को झटका तो 10 पार्टिकल को भी आपने मजबूर किया मोशन करने के लिए, पर उन्होंने अपोज किया तो वो वहीं के वहीं रह गए, बेडशीट नीचे आ गई। इस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि 10 पार्टिकल अपोज करते हैं आपके मोशन का। आपने जो एक्शन किया, आपने उनको मूव कराने का ट्राई किया, अब क्योंकि आपका फोर्स लगाया हुआ डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में था, बेडशीट के, तो वो तो नीचे आ गई, ब्लैंकेट नीचे आ गया, पर 10 पार्टिकल वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसको तो मूव करना ही नहीं था। इस वजह से वो अलग हो जाते हैं और आप साफ कर पाते। क्लियर है सर? बोलो हर्ष। सर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि उसका मास कम था तो वो जल्दी हो जाएगा, मतलब हाँ, मतलब वो बट उसको बताने का सही तरीका वैसे नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि एक मोशन में आ गई, दूसरे ने अपोज किया तो वो वहीं का वहीं रह गया। ओके सर। जैसे आप बस में बैठे हैं, बस इनिशियली रेस्ट पे है, कार इनिशियली रेस्ट पे है और आप भी रेस्ट में, बट जैसे ही कार या बस एकदम से सडन मूवमेंट करती है आगे की तरफ, तो आपकी बॉडी कहाँ जाती है? पीछे। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपकी बॉडी रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहना चाहती थी, बट जैसे ही आपका कार का मूवमेंट आगे की तरफ हुआ, तो क्योंकि आपकी लोअर बॉडी जो कि कार या बस के कांटेक्ट में थी, वो कार या बस के साथ आगे चले गई, बट आपकी अपर बॉडी जो किसी के कांटेक्ट में नहीं थी और वो रेस्ट पे ही रहना चाहती थी, तो उसने अपने अगेंस्ट हुए इस चेंज का अपोज किया और आपकी बॉडी पीछे चले गई मूव करते करते, क्योंकि वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहती थी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, बट जैसे ही आप उसको मूव कराने का ट्राई करोगे तो वो अपोज करेंगे। और अपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया। यस सर, क्लियर। आपको इसका एक एग्जांपल और होता है, वो जो आपकी ब्रांच होती है ट्रीज की, अगर आप उसको बहुत तेजी से झटकते हो तो वो फ्रूट्स या लीव्स टूट जाती है, याद है? ऐसा भी एग्जांपल होता था। ये सब 9th स्टैंडर्ड वाले, कोई भी 11th का नहीं है। क्या होता है, जब आप ब्रांच को बहुत तेजी से हिलाते हो तो ब्रांच तो हिल गई क्योंकि आपने फोर्स लगाया, पर उस पर लगी हुई लीव्स या फ्रूट वो तो रेस्ट पे थे और वो रेस्ट पे ही रहना चाहते थे, तो उन्होंने अपने अगेंस्ट जो आपका एक्शन था उसका अपोज किया तो वो वहीं पे रहना चाहते थे। ब्रांच आपने हिला दी, दोनों के बीच में एक फोर्स लगा, वो टूट के गिर गए। समझ में आया? सबको क्लियर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? क्योशा? ऑलराइट। इनर्शिया ऑफ मोशन वही है। कार वाले एग्जांपल दूंगा। अब आपकी कार या आपकी बस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, आराम से सीधा सीधा चल रही है, आप इक्विलिब्रियम में एक अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। सडनली सामने कोई आ गया और लग गए ब्रेक, धड़ाक से सर आगे की तरफ, सीट बेल्ट बांध रखा है तब तक तो कोई इशू नहीं बांध रखा है, सर खुल जाता है, पता लगता है, इतनी तेज बैंग होता है आगे जाके कि मजा ही आ जाता है। मतलब गलती से नींद में हो तो पूरी नींद उड़ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे चल रही थी तो बॉडी भी आगे चल रही थी, कार भी आगे चल रही थी, कार ने लगाए ब्रेक। अब जैसे ब्रेक लगाए, आपकी लोअर बॉडी कार के साथ रुक गई, पर अपर बॉडी तो अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती थी, तो उसने अपोज किया और धड़ाक से आप आगे की तरफ गए। समझ में आया? दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर रोकने का ट्राई करोगे तो वो अपोज करेंगे, और अपोजिशन कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आए। अगर बॉडी आपकी है तो बात अलग है। समझ में आया ये वाला पार्ट? वैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन वाला पार्ट, आपने वही कार का एग्जांपल ले लो। जब आप कार को, आप कोई हिली एरिया पे जा रहे हो, हिल स्टेशन पे, या एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो और कार को मोड़ते हो, या कोई कार आप तो चला नहीं रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो आप एक चीज को फील करोगे, जब कार टर्न ले रही है तो कार तो अंदर की तरफ जाती है पर आपकी बॉडी बाहर की तरफ जाती है। अब इमेजिन आप करोगे तो ही क्लियर हो पाएगा। कभी देखा हो कार बस टर्न ले रही होती तो आप बाहर की तरफ, मतलब जिस सर्कल में वो मुड़ रही होती है आपकी बॉडी उससे बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी पहले सीधा चल रही थी, सीधा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आपने उसको, ये ऐसे जा रही थी और आपने उसको फोर्स लगाया अंदर की तरफ,
अब क्योंकि वो इस मोशन का अपोज करेगी, उसको मुड़ना नहीं था, तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है और आप बाहर की तरफ अपने आप को जाता हुआ फील करते हैं। तो वो क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सब में एक चीज कॉमन है, आपके लगाए हुए एक्शन का अपोज कर रही है बॉडी और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यस सर। ठीक है, एक लास्ट चीज और बता देता हूं, पहला पेज खत्म हो जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये वही है, इनर्शिया से ही रिलेटेड। A body at rest will remain at rest, or a body in motion will remain in motion until and unless an external force is acts upon it. एक बॉडी रेस्ट पे तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे ही रहेगी, एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो जिंदगी भर चलती रहेगी, until and unless आप उस पे कोई फोर्स ना लगाओ। अगर एक बॉडी रेस्ट पे थी, ये पेन रेस्ट पे था, तो ये तब तक नहीं मूव करेगा जब तक मैं इसको फोर्स नहीं लगाऊं, बट अगर मैंने एक बार फोर्स लगाया तो ये मूव करने लग जाएगा। एक बॉडी मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो तब तक करती रहेगी जब तक मैं इस तरफ फोर्स ना लगा के इसको रोक दूं। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल जो होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का जो ये वाला पार्ट है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ पे हर वक्त एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स होता ही है। फ्रिक्शन हो गया, वाटर में विस्कस फोर्स आएगा, एयर में एयर रेजिस्टेंस आएगा, मतलब हमेशा एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगी रहा होता है जब वो मूव करती है। तो कभी भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल नहीं पाएगी जिंदगी भर, क्योंकि हर बार वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है अर्थ पर। और अगर आप स्पेस में चल जाओ, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक बॉडी को स्पेस में ले जाके आपने 5 की स्पीड से छोड़ दिया, वो जिंदगी भर 5 की स्पीड से चलती रहेगी। बट अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे आप देखते हो एक बॉल को आप रोल कराओ, ये मैंने इसको रोल कराया, रुक गया जाके। क्यों? क्योंकि जब ये रोल कर रहा था तो पीछे की तरफ क्या लग रहा था? फ्रिक्शन, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट था। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया? A body at rest will remain at rest, or body in motion will remain in motion, uniform motion, until and unless an external force is acts upon it. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे, until and unless an external force is acts upon it. सर Yes. सर ये एक्सटर्नल फोर्स वाला पता नहीं चला, आपने जो भी एग्जांपल दिया ना, ये ना एक्सटर्नल, मेरा हाथ, ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ ना, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे है। सर ये नहीं ग्रेविटी वाला आपने कुछ बोला ना अभी? ग्रेविटी वो सब भूल जा, मैं ये बोल रहा हूँ अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ये तो क्लियर है तुझे? यस सर। अब अगर तू उसको मूव करवाना चाहता है तो खुद से होगा? नो सर। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि मैं मेरे दिमाग से हिला दूं उसको, वो क्रिश की तरह। क्रिश वाले में देखा होगा तुमने, वो उसका विलन जो होता था दिमाग से चीजें हिला रहा होता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली इसको अगर हिलाना है क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, अब ये अर्थ की बात इसलिए मैं नहीं करता हूं क्योंकि जब ये चल रहा है तब इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है। बट एक बार के लिए सपोज कर तू अर्थ पे है ही नहीं, तो मून पे मून वॉक कर रहा है और तूने एक ऑब्जेक्ट को 5 की स्पीड से मूव कराया स्पेस में, 5 लेट से। अब क्योंकि वहां पे इसको अपोज करने वाली कोई फोर्स नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो ये जिंदगी भर 5 की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा तब तक जब तक मैं खुद आके इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक ना दूं। यस सर, क्लियर। दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर है सभी को? या ना? ओके ठीक है। तनिषा, धीर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, 5.1 पूरा रीड करके आना। पढ़ेंगे हम, बट क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो इसको फास्ट करने का तरीका एक ही, आप पहले से पढ़ के आओ। मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, ये सब आपको पता है, एक बार पढ़ोगे याद आ जाएगा।
तो एक बार पढ़ के आओगे, फिर हम पढ़ेंगे तो प्रोसेस फास्ट और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके लिए, मतलब आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।